अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा है और आज हमने स्टार्ट करना है फोरेंसिक्स का न्यू टॉपिक थैनाटोलॉजी। थैनाटोलॉजी में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ जाएगी, हम पढ़ेंगे थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन। फिर उसके बाद लाइफ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, डेथ क्या होती है, टाइप्स ऑफ डेथ क्या होते हैं, फेजेस ऑफ डेथ क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है फेजेस ऑफ डेथ, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर डायग्नोसिस ऑफ डेथ, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ब्रेन डेथ, कॉजेज ऑफ डेथ, अपेरेंट डेथ और सडन डेथ। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ द सडन डेथ ये पढ़ेंगे। फिर डेथ सर्टिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ेंगे। और जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें है ना, वो चेंजिंग्स है जो आफ्टर डेथ आती हैं। उनमें आ जाती है इमीडिएट चेंजिंग्स, अर्ली चेंजिंग्स, लेट चेंजिंग्स और वेरी लेट चेंजिंग्स। अच्छा, इसमें जो अर्ली चेंजिंग्स है ना, इसमें भी आप देखो फर्दर हम डिटेल से पढ़ेंगे, कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग, एल्गर मोटिस, लीवर मोटिस और राइगर मोटिस। इसमें लीवर मोटिस इंपॉर्टेंट है, ये भी एल्गर भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो राइगर मोटिस है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो छोड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है लेट में। लेट में पुट्रेफेक्शन और मैस्टिवेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुट्रेफेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वेरी लेट चेंजिंग में आ जाता है ममिफिकेशन एंड एडिपोसियर फॉर्मेशन, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम देख लेंगे। लेकिन इसमें जो लास्ट में ये पोस्ट मॉर्टम इंटरवल के दो मेथड्स जो है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मेथड और कंकरेंस मेथड। इस चैप्टर में से जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रैगिड मोटिस, पुट्रेफैक्शन, ठीक है ना, ये तो आपने दोनों छोड़ने ही नहीं है ना। और उसके अलावा अपेरेंट डेथ क्या होती है, सडन डेथ क्या होती है, ये भी पता होना चाहिए। ब्रेन डेथ क्या होती है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर फेजेस का पता होना चाहिए। ये दोनों ये चीजें जो है ना, उसके बाद सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये दो चीजें, राइजोमोटिस और पुट्रेफैक्शन। उसके बाद क्या आता है, ये चीजें मैस्कुलेशन, एडिपोसियर फॉर्मेशन, ममिफिकेशन, दो मेथड्स, रेट मेथड, कंट्रास्ट मेथड, अपेरेंट डेथ की डेफिनेशन, सडन डेथ क्या होती है, ब्रेन डेथ क्या होती है, ये उसके बाद आती है। फिर उसके बाद क्या आता है, डेथ सर्टिफिकेशन, जो पता होना चाहिए। इन डेथ की कॉजेज, ठीक है ना, सडन डेथ की कॉजेज और कॉज, वैसे डायग्नोसिस कैसे करता है उसके बाद, और बाकी चीजें बाद में आती है। वैसे ये चेंजेस इन आई आफ्टर डेथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम ना ऐसा ऐसा मतलब कि टॉपिक अपनी वीडियोस में ना पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम हर वीडियो में सीक्वेंस के साथ चलेंगे और इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। आज जो हम करेंगे ना, सबसे पहले थैनाटोलॉजी, लाइफ, डेथ, चाहे फेजेस, डायग्नोसिस, ब्रेन डेथ, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ। अच्छा, ये दो चीजों से बना, थैनाटोस और लॉजी। थैनाटोस मीन डेथ एंड लॉजी मीन स्टडी। इट इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल इट्स एस्पेक्ट, जिसमें आ जाते हैं इसके कॉजेज और फिनोमेना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बॉडी चेंजिंग्स दैट अकम्पनी डेथ, यानी कि डेथ के बाद क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं वो सारी हम थैनाटोलॉजी में पढ़ते हैं, एंड देयर मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस। ये आ गया हमारे पास थैनाटोलॉजी की डेफिनेशन। अब उसके पास बाद देखते हैं लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ इज डिफाइंड एज प्रेजेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ थ्री इंटरडिपेंडिंग वाइटल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के तीन सिस्टम्स हैं, वाइटल सिस्टम्स, और उनकी प्रेजेंस और उनका एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन, इसको हम लाइफ कहते हैं। अब ये तीन वाइटल सिस्टम्स कौन से हैं, सर्कुलेशन है, रिस्पायरेशन है, नर्वस सिस्टम है। और इन तीनों को हम ट्राइपोड ऑफ लाइफ कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइपोड ऑफ लाइफ, जिसको गेटवे ऑफ डेथ और एट्रिया मोर्टिस भी कहते हैं। इसमें ब्रेन है, हार्ट है, लंग है। ब्रेन रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम एंड हार्ट रिलेटेड टू द सर्कुलेशन एंड लंग रिलेटेड टू द रेस्पिरेशन। ये तीनों ट्राइपोड ऑफ द लाइफ बनाते हैं। अगर इन, और हमने कहा इन तीनों की प्रेजेंस और इंटीग्रेशन, दोनों चीजें लाइफ को डिफाइन करती हैं। अगर फेलियर हो जाए ऑफ वन ऑफ द सिस्टम, तो उसके रिजल्ट में अदर टू सिस्टम्स का भी फेलियर हो जाएगा, एंड लीड्स टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। द फेलियर ऑफ वन ऑफ द ट्राइपोड वाइटल सिस्टम विल कॉज फेलियर ऑफ द अदर टू, एंड देन इट विल लीड टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। इस वजह से इन सिस्टम्स को हम एट्रिया मोर्टिस यानी कि डेथ पोर्टल ऑफ एंट्री और गेटवे ऑफ डेथ कहते हैं। यानी किसी एक की भी जो है ना फेलियर हो जाता है, तो बाकी दो भी फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है डेथ। व्हाट इज डेथ? डेथ इज एंड ऑफ लाइफ विद एक्सटिंक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसमें लाइफ एंड हो जाती है और पर्सनैलिटी एक्सटिंक्ट कर जाती है। ये एक प्रोसेस है रादर देन एन इवेंट, ये कोई इवेंट नहीं है, बल्कि एक पूरा एक प्रोसेस हो रहा होता है डेथ का। अच्छा, कि ये कौन से एक्सेप्शन हैं जिसमें ये एक इवेंट बन जाता है?
ये वो सिचुएशंस हैं जहां पर डेथ इंस्टेंटेनियसली होती है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट, क्रशिंग ऑफ द हेड इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, रोड साइड एक्सीडेंट्स। इनमें क्या होता है कि डेथ इंस्टेंटेनियसली होती है और ये एक इवेंट बन जाता है, अदरवाइज इट इज अ प्रोसेस। डेथ इज अ चेन ऑफ इवेंट्स, इट इज अ परमानेंट। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है पारिक की, मुल्लर, कैलने और ये शेपिरो, अब ये सारी करना ज्यादा जरूरी नहीं है, एक दो भी आपको अगर पता है तो इट इज मोर देन इनफ। अब ये देखो पारिक के अकॉर्डिंग, डेथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल cessation of the vital functions of the heart, brain and lungs। डेथ क्या है, इन तीनों वाइटल जो सिस्टम्स हैं बॉडी के, इनका रुक जाना, और ये इरिवर्सिबली और परमानेंट रुक जाती है। अब ये कभी दोबारा वापस ठीक नहीं हो सकती, इसको हम कहते हैं कि डेथ है। ठीक है, मुलर के अकॉर्डिंग डेथ इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ मूवमेंट इन टाइम। ये ऐसा नहीं कि किसी लम्हे में होगी, ये पूरा एक प्रोसेस चल रहा होता है। और किन केसेस में ये एक इवेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम ये देख लेते हैं कि डेथ जो है ना उसकी टाइप्स, एक है डेथ ऑफ बॉडी और दूसरा डेथ ऑफ ऑर्गन्स। बॉडी मे बी डेड बट ऑर्गन्स मे सर्वाइव इन द सेम बॉडी, यानी कि हो सकता है कि एज अ होल पर्सन डाई कर चुका है लेकिन उसके अंदर के ऑर्गन्स अभी बिल्कुल ठीक है। यानी कि जैसे कि अगर एक पेशेंट की डेथ हुई है हार्ट फेलियर की वजह से, तो उसका हार्ट फेल है, उसके ऑर्गन्स की भी डेथ हो गई है। लेकिन अगर एक पेशेंट कि अगर किसी पेशेंट की डेथ हार्ट फेलियर से होती है तो उसके ऑर्गन की डेथ हो गई है और बाद में हो गई बॉडी की डेथ, ठीक है ना। बट अगर बॉडी की डेथ किसी और वजह से हो जाए, लाइक अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना, जिसमें हेड इंजरी हो गई बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बॉडी के ऑर्गन बिल्कुल ठीक थे, तो डेथ किसकी हुई, बॉडी की हुई, अभी ऑर्गन की डेथ नहीं। लेकिन इसमें भी अब क्या होता है कि अब हम फेजेस ऑफ डेथ में पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि असल में ऑर्गन्स की डेथ भी स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी। मतलब आप, और फिर अगर आप, और कितनी देर में उसकी डेथ स्टार्ट होती है, और अगर हम उस उनकी डेथ से पहले बॉडी से उनको निकाल लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं कि हम उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फेजेस ऑफ द डेथ को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है, सोमैटिक डेथ और मोलेकुलर डेथ। सोमैटिक डेथ की बात करें तो इसको हम सिस्टेमिक, क्लिनिकल और लीगल डेथ भी कहते हैं, और मोलेकुलर डेथ की बात करें तो इसको हम सेलुलर डेथ भी कहते हैं। सोमैटिक डेथ इज एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें पर्सनालिटी एक्सटिंक्ट कर जाती है, एंड इट इज द इमीडिएट साइन ऑफ सिचुएशन ऑफ द वाइटल प्रोसेस, यानी कि वाइटल प्रोसेस की, बॉडी की जो वाइटल प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगे। ठीक है, द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, यानी कि एज अ होल ऑर्गेनिज्म के जो फंक्शंस है बॉडी के, जो इंटीग्रेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, अब उनका इरिवर्सिबल लॉस हो गया, इसको हम कह रहे हैं सोमैटिक डेथ। ठीक है, ये कौन सी स्टेज है, ये बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन की स्टेज है। और अगर ऐसा हो जाता है, इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब मेडिकल मैन टू सर्टिफाई द डेथ हैज अकर्ड, उस पर्सन को जो है उसको सर्टिफाई कर दिया जाता है कि डेथ हो चुकी है। अब मोलेकुलर डेथ में क्या होता है, अब जैसे बॉडी की डेथ हो गई, उसके बाद उसके बॉडी की टिश्यूज, ठीक है, उनकी भी ऐसा ऐसा डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाती है सोमैटिक डेथ के बाद। प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू आफ्टर सोमैटिक डेथ हैज टेकन प्लेस। अब उन ऑर्गन्स की, उन टिश्यूज की और सेल्स की जो है ना डेथ को, उसको हम कहते हैं कि ये मोलेकुलर सेलुलर डेथ है, और ये इंडिविजुअल की एज अ होल डेथ से डिफरेंट होती है। ये लिखा हुआ है, डेथ ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ ऑर्गन और इंडिविजुअल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इटसेल्फ। इट इज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ठीक है, ये इंडिविजुअल के ऑर्गन्स और टिश्यूज की डेथ है, जो वो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो परसिस्ट कर जाते हैं आफ्टर सोमैटिक डेथ। ठीक है ना, इसमें टाइम फैक्टर भी डिपेंड कर होता है कि एक सेल कितना रेजिस्ट कर रहा है हाइपोक्सिया को, यानी कि जो आपको पता है कि एक बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना, उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो कहाँ से वो ले रहे होते हैं, हम जो रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, वो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए होती है, तो वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और जब एक बॉडी एज अ होल उसकी डेथ हो गई है तो वो बाहर से नहीं ले पाएगा ऑक्सीजन, और वो अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना,
और सेल्स को जो है वो सेल्स के लेवल पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेल कितनी देर तक उसको रेजिस्ट करता है, इस चीज को के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसी को थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये कैसे हेल्प करता है हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और कितनी देर में क्या चीज जो है ना वो सरवाइव रहती है बॉडी में। जैसे कि एक पर्सन की सोमेटिक डेथ हो गई है लेकिन अभी मोलेक्युलर डेथ नहीं हुई तो उसके अंदर के जो वो ऑर्गन्स वगैरह है वो अभी ठीक है और उसकी डेथ किस चीज पर डिपेंड करिए कि इनिशियल जो चेंजेस आएंगे वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से आएंगी, क्योंकि एज अ बॉडी की डेथ होगी तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म तो डिस्टर्ब हो गया ना, उसके बाद बॉडी के अंदर की भी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, उसको मोलेकुलर लेवल पे भी उसकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी और लेटर फ्रॉम द स्ट्रक्चरल डिसइंटीग्रेशन। अब नर्वस टिश्यू डाई करता है, रैपिडली डाई करना शुरू कर देता है, पर्सन एज अ होल उसकी डेथ हो गई। अब आगे से नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो उन्हें बहुत फौरी तौर पर चाहिए होती है। जब एक पर्सन की डेथ हो जाएगी तो फौरी तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी, जब उसे फौरी तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगी तो उसके नर्वस टिश्यू की डेथ हो जाएगी और वो डेथ रैपिडली होती है और ब्रेन 3 to 7 मिनट्स में डाई कर जाता है और मसल जो है ना अप टू 1 to 2 आवर्स में डाई कर जाते हैं। अच्छा आप ये देखो कि ना अर्ली आवर्स में ना डेथ के बाद हमारे मसल्स रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं स्टिमुलस का। अगर आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस अप्लाई करते हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसी तरह से स्वेट ग्लैंड्स एंड प्यूपिल वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं किसी फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलाई का। अगर जैसे पायलोकार्बन दिया जाए तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है और एट्रोफी से प्यूपिल डायलेट कर जाता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन भी हार्ट मसल उसकी यानी कार्डियक मसल्स की होती है। अब यही सारी जो ऑर्गन्स में लाइफ जो प्रेजेंट होती है आफ्टर द डेथ वो इस चीज को यकीनी बनाया जाता है कि आप ऑर्गन को फौरन तौर पर ट्रांसप्लांट कर सकते हो या उसको स्टोर कर सकते हो या ऑर्गन्स को रिमूव करके स्टोर किया जा सकता है। दिस प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑर्गन्स आफ्टर द सोमैटिक डेथ बिकम द बेसिस ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बट द टाइम फॉर द प्रॉपर्टी सून रन आउट। ये मतलब कि क्या होगा अगर हमने फौरी तौर पर ना निकाला तो टाइम तो निकल गया ना, क्योंकि हमने क्या बात की है कि ऑर्गन्स की भी डेथ स्टार्ट हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, तो इस वजह से ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टाइम होता है ड्यूरिंग द ऑर्गन्स जिसके दौरान ऑर्गन्स को रिमूव किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और उसको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज ये देख लें टेंडर्स रिएक्शन जिसको ज़िसाकोस फिनोमेना भी कहते हैं। ये क्या है कि मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ द होल मसल जिसको देखा जा सकता है विद इन 2 to 3 आवर्स आफ्टर डेथ। ठीक है ना, और यानी और लोकल पॉइंट मस्कुलर स्टिमुलेशन कैन बी सीन सेवरल आवर्स आफ्टर डेथ। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, बाकी जो है ना आगे डायग्नोसिस ऑफ द डेथ ये सब कुछ ब्रेन डेथ वगैरह ये हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही काफी है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।